मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई सी भी एग्जाम हो वो किस तरीके से आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्स हैं ये हो सकता है आपकी स्कूल एग्जाम हो, यानी 9th स्टैंडर्ड से लेके आपका 12th स्टैंडर्ड हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी ये एग्जाम हो, या फिर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मसलन जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई सी भी एग्जाम हो, आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये एग्जाम आसानी से क्लियर कर जाएंगे। अगर ये नॉर्मल एग्जाम है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा, यानी 98% भी स्कोर कर सकते हैं आसानी से, या उससे ज्यादा। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और इसमें जो जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको अगर आपने फॉलो किया अच्छे से। पहला जो उसूल है सक्सेस इन एग्जाम के लिए वो है एटीट्यूड। तो आपको अपना एटीट्यूड कुछ इस तरीके का रखना है कि आपको पूरा यकीन होना चाहिए अपने आप पे कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे ये एग्जाम कितनी भी टफ क्यों ना हो। यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। और याद रखिए, ये जब आप अपने आप में यकीन करेंगे, चाहे कोई कितना भी बोले कि एग्जाम टफ है, इसे क्लियर नहीं कर सकते आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। थिंक पॉजिटिव ओनली। दो चीजों का इसमें खास ध्यान रखना है आपको। ऐसे में आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है कि आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप में नहीं होना चाहिए, यानी आपको स्टैंड स्टिल रखना है कि आई कैन प्रिपेयर एंड आई कैन क्लियर दिस एग्जाम क्वाइट कंफर्टेबली। ये विश्वास आपको अपने अंदर जगाना होगा। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल आपको याद रखना है डिवीजन का रूल, यानी आपको सबसे पहले ये अंदाजा लगाना है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो कौन सी है। अगर आपके पास फिक्स एग्जाम की डेट नहीं भी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से कितने महीने बाद आपकी एग्जाम होने जा रही है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे पास लेट्स से 10 महीने का पीरियड है या फिर 12 महीने का पीरियड है एग्जाम में, तो उस पीरियड को आप डिवाइड कर लीजिए बाय 2, यानी उसका आधा पीरियड ले लीजिए, और इसी आधे पीरियड में आपको फुर्ती से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, जिससे कि जो अगला हाफ रहेगा आपका, उसमें आप आराम से कई बार उस सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस का टेस्ट कर ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि अब आपको ये एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको ये याद रखना है कि आपने जो पीरियड डिसाइड किया है सिलेबस को कवर करने का, उस पीरियड में आपका सिलेबस पूरी तरह से हो जाना चाहिए। कई बच्चे ऐसे में कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। कोचिंग क्लास के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। आपको अपना जो स्टडी प्लान है वो अलग से बनाना होगा, और जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से आप स्टडी प्लान बनाइए, और कोशिश कीजिए कि आपका उस पीरियड में ये पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कोचिंग क्लास वालों के लिए मैं खास ये नसीहत देना चाहूँगा कि कोचिंग क्लास वाले आपका भला चाहते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। वो केवल और केवल पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो उस कोचिंग क्लास से ऊपर उठ के अपने लिए सोचना होगा, और प्रिपरेशन करनी होगी, और टेस्टिंग भी करनी होगी। रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और इस रूल में आपको अपना जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, जरा सा भी उसमें धुंधलापन ना हो। यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है
वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये एग्जाम आपको क्लियर करनी है या आपको इस एग्जाम में फला फला परसेंटेज सिक्योर करने हैं। ये लक्ष्य आपके बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए, हर वक्त आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर ये आपकी आंखों के सामने रहा तो आप जरा सा भी इससे भटकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी दुनिया की ताकतें आपके आसपास इर्द गिर्द मंडराती रहें। लेकिन अगर आपका फोकस है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको पढ़ाई करनी है और आप पढ़ाई करेंगे भी। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपको अगली मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में 5 बजे कहीं दूसरे गांव की ट्रेन पकड़नी है, अगर आपने ये फीड कर दिया अपने माइंड में तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप उस टाइम पे 5 बजे के पहले ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है। ये होता है चमत्कार सबकॉन्शियस माइंड का। तो इसमें आपको लक्ष्य अपने सामने रखना है और वो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन करा लेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जो भी जरूरत होगी वो आपसे करवा लेगा। रूल नंबर 5, ये एक इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि ये जो रूल नंबर 4 था आपका फोकस का, वो उसको आपको अचीव करवा के दे सकता है। तो रूल नंबर 5 में आपको हमेशा जितना भी टाइम मिले, आपको जब कभी भी टाइम मिले, आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए और वो क्वेश्चन है कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है और मुझे कितना सिलेबस और कवर करना है। ये क्वेश्चन अगर आप बार बार अपने आप से पूछेंगे, चाहे वो दिन हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, आप जो फोकस है अपना, जो रूल नंबर 4 का जो आपने फोकस डिसाइड किया था, वो फोकस आप अचीव करते रहेंगे और लक्ष्य से जरा भी नहीं भटकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा जब जब आपको मौका मिले, आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है और मुझे कितना और कवर करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 ये कहता है कि आपका जो भी सिलेबस है उसको आपको अच्छे से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने का मतलब ये है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, एक नोटेड डाउन होना चाहिए पेपर पे, और उस सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, यानी हर सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स के नाम आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए सीरियली। इसके बाद आपको 2 लिस्ट और बनानी होगी, यानी ये जो चैप्टर है इसको रीअरेंज करना होगा। ये रीअरेंज कैसे होगा ये मैं बता देता हूं। जो पहला रीअरेंजमेंट होगा वो आपको प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि ये जो 21 चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, और सबसे कम मार्क्स जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो वाला चैप्टर सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरह की आप इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स की लिस्ट बना लेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और एक बार जब आपका फर्स्ट हाफ हो चुका होगा, यानी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आपको एक और लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट में आपको आपके जो फेवरेट टॉपिक्स है उस ऑर्डर में ये लिस्ट बनानी है, यानी जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो चैप्टर सबसे ऊपर होगा और फिर उसके नीचे नीचे चैप्टर आते जाएंगे। जो लीस्ट कॉन्फिडेंट चैप्टर है वो सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरह से आपके वो जो चैप्टर्स की लिस्ट है उसमें 2 तरह की लिस्ट और बन जाएंगी। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 7 की, और ये जो 7वां रूल है ये एक्चुअली एक माइक्रो रूल है। इसका मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं ये उस चैप्टर पे ये रूल लगाना है आपको। मसलन आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप देखिए कि इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल आपके 100 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आपने पूरी तरह से चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपको विथ टाइमर, याद रखिएगा क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें एक फिक्स टाइमर लेके करें कि इतने टाइम में आपको करने हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और फोकस दोनों चीजें बढ़ जाएंगी।
तो सबसे पहले आपको यह करना है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें पहली अटेम्प्ट में आपके कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपने आराम से कर लिए हैं, इनको आप सिंपल टिक लगा दीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको एक एक स्टार लगा दीजिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जस्ट स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्टार वाले क्वेश्चंस हैं इसको आप थोड़ा रिसर्च करके समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आखिर क्या बात है। उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए जहां पे आपकी मिस्टेक हो रही थी और उसके बाद उसको डबल स्टार लगाते हुए टिक कर दीजिए कि ये भी आपके हो गए। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके हो ही नहीं रहे थे, यानी आपने बहुत दिमाग लगाया उसके बाद भी वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, उनको आप डबल स्टार लगाइए या कोई और निशानी लगा दीजिए। इसका आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इनको जस्ट मार्क कर दिया इतना ही काफी है। जब कभी भी आपको समय मिलेगा इनको आप रिविजिट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 में एक्चुअली एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाता है उसका टॉप मोस्ट सीक्रेट मौजूद है। तो जैसा कि मैंने रूल नंबर 7 में आपको बताया था कि माइक्रो रूल लगता है। माइक्रो रूल में आपके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको आप मार्क कर लेते हैं बाकायदा कि एक ही अटेम्प्ट में हो जाने वाले क्वेश्चंस आपने मार्क कर लिए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया और उसका की पॉइंट भी आपने उसमें लिख लिया है। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं एक्सरसाइज में जो आपको नहीं आए। अब याद रखिए, जो आपको पहली ही बार में आ गए क्वेश्चन उस पे आप अपना और वक्त जाया मत कीजिए। कई बार स्टूडेंट होता है कि भाई इस चैप्टर का रिवीजन करना है, वापस से एक्सरसाइज फर्स्ट से सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2 का पहाड़ा बोल रहे हैं। वो बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो आपके नहीं बने थे पहली अटेम्प्ट में उनको आप रिवाइज कीजिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही टफ लग रहे थे उनको आप स्पेशल अटेंशन दीजिए, थोड़ा और टाइम उसके लिए बजट निकालिए और उसको ट्राई टू कैप्चर द कंसेप्ट ऑफ दोज ऑल्सो। याद रखना, जो एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनली, वो जो टॉप कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना होगा, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज जो पहले के जो क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन वो तो कोई भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे, बाकी भी कर लेंगे, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होती। लेकिन जो हायर कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन, उनके ऊपर जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स ऑल्सो। अब मैं बात करने जा रहा हूं रूल नंबर 9 की। और ये जो रूल नंबर 9 है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं हो सकता है कि वो आपके हितैषी हों, आपको चाहने वाले हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको चाहते हैं तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं आपकी मंजिल तक पहुंचने में। हो सकता है उसमें वो रुकावटें भी डाल सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। जाने अनजाने में ये गलतियां हो सकती है। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज आप इस रूल में ये समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम है ये आपको अपने दम पे क्लियर करनी है। आपके पास कोई नहीं आने वाला, ना आपका सगा, ना आपका संबंधी, ना आपका दोस्त, ना कोई और रिश्तेदार या दुश्मन। आपको अपने दम पे ये एग्जाम क्लियर करनी है। और आपकी जो संगत होगी, संगत का असर आपके ऊपर होगा। यानी आपको इस दुनिया में रहना है, आपकी 4 लोगों से बातें होंगी, आपके कुछ फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। याद रखिए, वो जो फ्रेंड्स हैं उनका आपके लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर एक गहरा असर हो सकता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि ये जो संगत है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है कि ये संगत मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, क्या ये मेरा टाइम बर्बाद कर सकती है या मुझे ये मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इसके ऊपर मैं अलग से आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसका आपके ऊपर असर हो सकता है।